Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के में हम लोग जानेंगे, इसमें पढ़ेंगे। इसमें पॉइंट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हम सेकंड पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर यानी उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो नेशनल यूनिटी का जो आइडिया था, जो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप में जो कि 19वीं सदी के यूरोप में स्टार्टिंग में शुरुआत में आया था ये नेशनल यूनिटी का यानी राष्ट्रीय एकता के संबंध में। ठीक है, वो बहुत ही करीबी रूप से किससे जुड़ा हुआ था, तो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये देखिए, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म यानी जो उदारवाद के जो आइडिया था उससे ही ज्वाइंटेड था, कुछ जुड़ा हुआ था। ठीक है, लिबरलिज्म से। तो लिबरलिज्म यानी उदारवाद, लिबरलिज्म मीन्स होता है उदारवाद। तो लिबरलिज्म जो वर्ड आया वो कहाँ से आया था, वो लातिन लैंग्वेज है, लातिन। लिबरलिज्म जो उदारवाद हुआ, जो लातिन लैंग्वेज के लिबेर से आया था, लिबेर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिबेर से मतलब हो आज़ादी या फ्री। ठीक है, फ्री होता है। और जो न्यू मिडिल क्लास था के लिए लिबरलिज्म जो हुआ, लिबरलिज्म मीन्स क्या था, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। यानी व्यक्ति के लिए आज़ादी था, उसके लिए जो न्यू मिडिल वर्ग, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग जाने थे न्यू मिडिल वर्ग के बारे में, तो उन लोग का था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी है, लिबरलिज्म का मतलब, और कानून के सामने सबको बराबरी का। ठीक है, और इसी लिबरलिज्म का पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से इसमें सहमति बना था। किस पर, तो गवर्नमेंट पर जोर देता था, गवर्नमेंट बनाने पर। ठीक है, लिबरलिज्म जो कि लोगों के सहमति से बने, लोग इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट बनाने में, सरकार को बनाने में, तो उसका ये सपोर्ट करता था कौन, जो लिबरलिज्म है, उदारवाद। ठीक है, और फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी पहले पढ़े होंगे हम लोग। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म जुड़ा रहा है, और एंड ऑफ ऑटोक्रेसी से यानी निरंकुश शासन के अंत होने से, समाप्त करने से, और फिर क्लेरिकल प्रिविलेज यानी जो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार दिया जाता था उसका भी अंत कर दिया गया था। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट के पक्ष में रहता था ये, यानी कि जो ऐसा गवर्नमेंट बनाए जो संविधान के थ्रू हो और जो संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्ष में हो। ठीक है, ये लिबरलिज्म उसके सपोर्ट में रहता था। ठीक है, और 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म यानी उदारवादी लोग थे जो प्रेशर बनाने लगे, दबाव बनाए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी प्रेशर बनाए थे, लेकिन यह भी जरूरी नहीं था कि कानून के सामने
सभी को बराबरी का के लिए यूनिवर्सल सरफेज यानी सभी को के लिए मताधिकार नहीं था उस समय। ऐसा नहीं लिबरलिज्म आ गया तो सबको मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार हो गया, नहीं। रिवोल्यूशनरी जो फ्रेंच था, जो क्रांतिकारी फ्रेंच में, उसको क्या था, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के रूप में यही था लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, उदारवादी प्रजातंत्र, जो लिबरल डेमोक्रेसी था, ये जो क्रांतिकारी जो फ्रांस बीच में बना था उसके लिए था, ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था उस समय। और वहाँ पर वोट देने का जो अधिकार था, राइट टू वोट का, और उसको इलेक्ट करने का, चुनने का अधिकार जिनके पास प्रॉपर्टी रहता था, जो मैन के, सिर्फ मैन, वोमेन को नहीं, मैन के जो प्रॉपर्टी वाले हैं वही उन्हीं को दिया गया था, गवर्नमेंट को चुनने का अधिकार था, वोटिंग देने का। और वहाँ के जितना भी मैन या फिर वोमेन थे जिनको प्रॉपर्टी नहीं था, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया था, यानी वोट देने का अधिकार उनको नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के लिए ही एक आया था, जैकोबिन गवर्नमेंट आया था। जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे उसी के थ्रू एक गवर्नमेंट बनाया गया था। वो सभी को वोट देने का अधिकार दिया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या आया, एक नेपोलियन कोड लाया गया, नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन कोड, जो 1804 में लाया गया था, 1804 में। उसके थ्रू तो जो यूनिवर्सल सरफेस था, जो सभी को वोट देने के अधिकार था, उसको फिर से वो लिमिटेड सरफेस कर दिया, लिमिट आदमी को ही वोट देना है। और फिर उसने महिलाओं को क्या कर दिया, स्टेटस ऑफ ए माइनर, यानी अवयस्क के रूप में उसको दर्जा दिया गया, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या कहा गया कि उसका जो ऑथोरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, उसको उसके पिता या फिर पति के अधीन कर दिया गया महिलाओं को। और फिर 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी में महिलाएं और जो संपत्ति वाले पुरुष नहीं थे, उन लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट की डिमांड करते हुए अपोजिशन मूवमेंट चलाते थे 19वीं से 20वीं सदी में, ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए, ताकि सभी को समान अधिकार मिल सके वोट देने के लिए। और आगे हम लोग जानेंगे इसमें एक चीज़, इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में, आर्थिक क्षेत्र में जो लिबरलिज्म आया, उदारवाद, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या था, लिबरलिज्म में जो इकोनॉमिक स्फीयर में आया, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी बाज़ारों को मुक्ति करना, और फिर गुड्स एंड कैपिटल्स के मूवमेंट पर जो स्टेट के कंट्रोल को समाप्त करने के पक्ष में था कौन, लिबरलिज्म जो आया, उदारवाद। और यह डिमांड कौन करता था, तो मिडिल क्लास के लोग, ठीक है। जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है जर्मनी स्पीकिंग रीजन, यानी जर्मन भाषा को बोलने वाले क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें कि नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप जो लिया था, जिसके कारण जो स्मॉल
प्रिंसिपलिटीज थे, जो छोटा मानिए कि छोटा इलाका हुआ या प्रदेश कहाँ, जो कि 39 स्टेट्स यानी 39 स्टेट मिलकर एक अपना कॉन्फेडरेशन बनाया था, महासंघ बनाया था मिलके, ठीक है। और फिर इसमें क्या था कि उन लोग अपना एक करेंसी लाया था, उसका करेंसी था, और वेट एंड मेजर करने की सिस्टम भी वो लाया था अपना, ठीक है। जो संघ बनाया 39 जो स्टेट मिलके, उन लोग अपना करेंसी भी लाया और वेट एंड मेजर मुद्रा भी लाया और नाप तोल के सिस्टम भी लाया वो अपना, ठीक है। आगे जानते हैं हम लोग कि 1833 में हैम्बर्ग से हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग जाने के लिए क्या होता था, जो व्यापारी लोग थे जो अपना गुड्स को बेचने के लिए हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग की ओर जाते थे, जिसको कि 11 कस्टम बैरियर 11 सीमा शुल्क उस समय पड़ता था उसको रास्ता में, उसको 11 कस्टम बैरियर सीमा शुल्क से उसको गुजरना पड़ता था, और उसे हर बार 5% उसको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। सोचिए कितना उसको सीमा शुल्क देना पड़ रहा होगा बार बार। और यह टैक्स जो अकॉर्डिंग टू वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, यानी जो वस्तु के जो वजन और आकार के अनुसार लगता था, कितना वजन है कितना बड़ा है उसी के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था। और उस क्षेत्र में क्या था, उसका अपना नाप तोल करने के लिए भी अपना सिस्टम रखा था, जिसके हिसाब से उसको समय भी लगता था। और वहाँ पर एक क्या था सिस्टम, वहाँ पर कपड़ा को मेजर करने के लिए एक स्केल था, एले पैमाना से वहाँ कपड़ा को मेजर किया जाता था, नापा जाता था, जो कि हर एक जगह पर इसका लेंथ है जो घटते बढ़ता रहता था, जगह के अनुसार था, हर एक जगह अलग अलग था। से एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, अगर कोई आदमी एक फ्रैंकफर्ट में अगर कपड़ा खरीदता जाता है तो उसको 54.7 सेंटीमीटर मिलता, और वही अगर मेंज में जाता तो 55.1 सेंटीमीटर, और अगर न्यूरेमबर्ग में जाता तो 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में जाता तो 53.5 सेंटीमीटर, यानी हर एक जगह के हिसाब से लेंथ का मेजर किया जाता था, उसका पैमाना, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशन को इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ के लिए बाधा मानते थे कि इससे प्रॉब्लम होगी इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में। कौन मानते थे, तो न्यू कॉमर्शियल क्लास के लोग, ठीक है, जो नए वाणिज्यिक जो वर्ग था वो। और इसका डिमांड था कि क्या, कि एक यूनिफॉर्म यूनिफील्ड इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र को बनाया जाए, और उसके अंडर में क्या रखा जाए, मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपुल एंड कैपिटल्स, यानी वस्तु के, लोग के और पूंजी का जो मूवमेंट होता है, आवागमन, पर उसके रोक नहीं रहना चाहिए, बाधा रहित रहना चाहिए, कोई भी रोक नहीं हो, बैरियर नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी का डिमांड को सुनते हुए 1834 में प्रशन में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जो शुल्क संघ बनाया गया, उसका क्या नाम था, जालबेराइन को फॉर्म किया गया, वहाँ पर स्थापित किया गया, जिसमें ज़्यादातर क्या थे, जर्मन स्टेट इसमें ज्वाइन किए गए थे। जालबेराइन में जर्मन स्टेट जो जर्मन राज्य था वही ज़्यादा शामिल हुआ था इसमें। और ये जो संघ था, जो
टैरिफ बैरियर को समाप्त कर दिया। जो जालवेराइन बना वो टैरिफ बैरियर जो लगता था पहले उसको समाप्त कर दिया गया, शुल्क जो अवरोध था उसको समाप्त किया गया। और वहाँ पर पहले जो करेंसी था वो 30 से भी अधिक था, एभव था, मतलब 30 टाइप के करेंसी वहाँ चलता था। अरे 30 से भी ज़्यादा था, ओवर 30 कहता है, 30 से अधिक था करेंसी वहाँ। उसको मात्र 2 करेंसी रहने दिया, 2 कर दिया सिर्फ, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पर रेलवे नेटवर्क ने वहाँ पर सबका मूवमेंट दिया, गतिशील किया। और जो आर्थिक हित को वो नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में उसको हेल्प मिला इससे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि वहाँ नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट थे उस समय, वहाँ जो राष्ट्रवादी के जो भावना था उसको आर्थिक राष्ट्रवाद से यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म को स्ट्रेंथ करने में, मजबूत बनाने में उसको हेल्प मिला, ठीक है। इस तरह से हम जाने लिबरलिज्म के बारे में, उदारवाद के बारे में हम लोग। ओके।